अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इमरान रियाज खान ने मुल्क छोड़ने के बाद पहला इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने जनरल आसमानी और मनी नवाज को लेकर बहुत से बड़े इंकशाफ किया। आइए नाज़रीन पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर मजीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दरवाजा खटखटाया ऐसे ही रैंडमली, तो वो दरवाजा खोला, अंदर एक खातून थी, उनके साथ एक लड़का खड़ा था। मुझे आज से चंद माह पहले कुछ सहाफियों ने सबसे पहले ये बताया था कि इमरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैंने उनसे कहा जी कि क्यों, क्या कोई रीजन हो गया? उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने आपको पहले गायब किया था, उठाया था, आपके साथ जुल्म और ज्यादती की थी, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और ये आदमी वापस से अपना काम उसी तरह कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें परेशान कर रहा है, तो फिर अब इसके लिए जो है ना वो आखिरी हल यही है कि अब इसको एलिमिनेट किया जाएगा। जो लोग अभी मिलिट्री कस्टडी से आए, अगर आप उनसे पूछें तो वो कोई अच्छी याददाश्तें नहीं लेकर आए। वो आपको बताएंगे कि जेल में रहना बहुत आसान है और मिलिट्री कस्टडी में रहना बहुत मुश्किल है। अब जब मैं काम शुरू किया तो मुझे दोबारा धमकियां आना शुरू हो गई। पहले मुझे लालच देने की कोशिश की कि इमरान रियाज को खरीद लेते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज से लोग भी मेरे पास आए, ऑफर्स लेकर आए, तो मैंने उन्हें इनकार किया। मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ। मैंने अपना काम शुरू किया, उसका नतीजा आपने देखा, मुझे दोबारा घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पे और मेरे वालिद पे और मेरे भाइयों पे भी मुकदमात बना दिए गए। अब वो लोग पाकिस्तान में है ही नहीं, वो बेचारे चले गए उस वक्त। फिर मेरी एक गाड़ी है, उसके साथ एक डिवाइस मिली हमें लगी हुई, क्योंकि गाड़ी उठवाई हमने, उठवा के उसको हम धुलवा रहे थे। तो मेरे साथ जो एक मेरे स्टाफ का लड़का, उसको एक डिवाइस मिली गाड़ी के साथ लगी हुई, वो हमने दरिया स्वात में फेंकी। तो इस मुल्क के अंदर जहां पे हम टैक्स देते हैं, वहां पे जिनको टैक्स देते हैं वो हमें क्या मारने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन और चाहिए थी, वो ये एक एक्सटेंशन और मांगते थे। इमरान खान साहब वो एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे शुरू में। देखें, शुरू में तो इमरान खान साहब से जब उनके लोगों ने पूछा एक्सटेंशन के बारे में तो उन्होंने इनकार कर दिया था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बाजवा साहब ने कहा ठीक है एक्सटेंशन तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये वज़ीर आज़म नहीं होगा। तो जनरल बाजवा ने अमेरिका में भी लॉबिंग करवाई 2021 में, और 2021 में ही उन्होंने पीएमएलएन के साथ भी चक्कर शुरू कर दिया। मुझे ये बात पता चल गई थी 2021 के अक्टूबर में, और मेरे सामने बैठकर ये बात हुई थी कि जनाब हम ऐसा कर देते हैं कि 3-4 चीजें तय कर लेते हैं आज। एक, हम फौज के किरदार को महदूद कर देते हैं हमेशा के लिए, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का पूरा एक तरीकाकार बना लेते हैं सब मिलके। दूसरा, हम इलेक्शन का एक तरीकाकार बना लेते हैं सब मिलके, ताकि आइंदा इलेक्शन के ऊपर उंगली ना उठाई जा सके। आपको एलिमिनेट करने का प्लान था, आपके ऊपर अटैक किया गया और आपको मारना मकसद था। इज इट ट्रू? देखिए, मैं आपको टाइमलाइन नहीं बता सकता चीजों की, उसके रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि मुझे आज से चंद माह पहले कुछ सहाफियों ने सबसे पहले ये बताया था कि इमरान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैंने उनसे कहा जी कि क्यों, क्या कोई रीजन हो गया? उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने आपको पहले गायब किया था, उठाया था, आपके साथ जुल्म और ज्यादती की थी, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और ये आदमी वापस से अपना काम उसी तरह कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें परेशान कर रहा है, तो फिर अब इसके लिए जो है वो आखिरी हल यही है कि अब इसको एलिमिनेट किया जाएगा। वो जब कुछ साफियों ने इस तरह का, अच्छा उनको भी ना कंफ्यूजन था, वो कुछ मुझे ये कह रहे थे कि आपको दोबारा अगवा कर लिया जाएगा और अब आप बहुत लंबे अरसे तक के लिए अगवा हो जाएंगे। वो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे अगवा किया जाए, वो एक तकलीफ दे प्रोसेस है। यानी मुझे अपने, जब मैं अगवा था, मुझे जबरी तौर पर लापता किया गया था, उस बीच में मैं कभी कभी ये सोचता था कि अरशद शरीफ शहीद जो है वो मेरे से बहुत बेहतर रह गए हैं। यानी इस दुनिया से चले जाना ज्यादा आसान है और वो जो तकलीफ है जिसको वहां बर्दाश्त करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल है। और क्योंकि आप दुनिया से कटे हुए होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं होती, ना आपके लिए दिन दिन होता है, ना रात रात होती है, ना आपकी कोई मर्जी होती है, ना आप अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, आपको चलने के लिए भी जगह मुयसर नहीं होती, बस आप एक पिंजरे में बंद होते हैं। आपकी सोचों तक के ऊपर पहरा लगा हुआ होता है, हर वक्त 24 घंटे आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है। जब दिल करे आपको कोई जगा दे, जब दिल करे आपको कोई दवाई खिला दे, जब दिल करे आपको इंजेक्शन लगा दे, जब दिल करे आपको पेंटी लगा दे, तो आप एक जानवर की तरह की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो वो बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर जिस आदमी में थोड़ी सी भी गैरत हो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो ज़हनी मरीज बन जाता है वहां पे। मेरे साथ ये हुआ। यानी अगर ऐसी मेडिसिन हैं कि अगर आपको एक दवाई दे दी जाए, आप हंस रहे हैं तो फिर आप सारा दिन हंस रहे हैं, अगर आप रो रहे हैं तो फिर आप सारा दिन रो रहे हैं। यानी ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं। तो वो जो लोग अभी मिलिट्री कस्टडी से आए, अगर आप उनसे पूछें तो वो कोई अच्छी याददाश्तें नहीं लेकर आए। वो आपको बताएंगे कि जेल में रहना बहुत आसान है और मिलिट्री कस्टडी में रहना बहुत मुश्किल है। तो मुझे उन्होंने कहा जी लंबे अरसे के लिए आपको गायब किया जा सकता है। फिर मुझे एक दो सोर्सेज है, उन्होंने कहा कि आपको बहुत केयरफुल रहना है, आपकी जान को खतरा है। दूसरा, जब मुझे छोड़ा गया था तो मुझे जिस आदमी ने छोड़ा था उसने कहा था कि अब तुम्हारा आखिरी हाल यही है कि अगर अब भी तुम जाओ और जाके हमारी मर्जी के मुताबिक ना चलो तो हमारे पास फिर कोई और रास्ता नहीं होगा, तुम्हें मारना ही फिर मसले का हल होगा। ये मुझे उस ऑफिसर ने कहा था जिसने मुझे छोड़ा था। उसने कहा या तो तुम्हें हम यहाँ लेकर आएंगे वापस, तो मैंने कहा इससे अच्छी तो मौत है। उसने कहा तो वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, ये उसका जुमला था। और उसने मुझे ये भी कहा कि फिर इसके अलावा हल भी कोई नहीं है। तो मैं अपना काम कर रहा था। देखें, मैं 5 महीने तक काम नहीं कर पाया ना, मैं आपने मेरी हालत देखी है, मैं नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया। अब जब मैं काम शुरू किया तो मुझे दोबारा धमकियां आना शुरू हो गई। पहले मुझे लालच देने की कोशिश की कि इमरान रियाज को खरीद लेते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज से लोग भी मेरे पास आए, ऑफर्स लेकर आए, तो मैंने उन्हें इनकार किया। मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ और मैंने इस दिन का इंतजार किया कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो मेरे अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, तो
ये जो मेरी फॉलोइंग है या जो मेरी जुबान है या अल्लाह ताला ने मुझे जो काबिलियत दी है, इसका मैंने जाके हिसाब भी तो देना है, तो मैं अपना काम करूंगा। मैंने अपना काम शुरू किया, उसका नतीजा आपने देखा, मुझे दोबारा घर से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सोर्सेज ने बताया कि आपको ज्यादा केयरफुल रहना, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो मैंने उसको ना फॉर ग्रांटेड लिया उस वक्त। फिर मेरी एक गाड़ी है, उसके साथ एक डिवाइस मिली हमें लगी हुई, क्योंकि गाड़ी उठवाई, हमने उठवा के उसको हम दिलवा रहे थे। तो मेरे साथ जो एक मेरे स्टाफ का लड़का, उसको एक डिवाइस मिली गाड़ी के साथ लगी हुई, वो हमने दरिया स्वात में फेंकी। वो जो डिवाइस थी स्वात के दरिया में हमने फेंक दिया उसको, और हम ज्यादा केयरफुल हो गए। मैंने अपनी लोकेशन भी तब्दील कर दी। उस वक्त मुझे एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा इमरान साहब आप जहां पे भी ना, यहाँ से आप फौरन निकल जाए। मैं ये बात सुन के उस बंदे की थोड़ा सा ये नहीं, मैंने कहा आप मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ। जर्नलिस्ट है ना, हमें आदत है सवाल करने की। मैंने कहा तुम बताओ मैं किधर हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान साहब आप जिधर भी है ना, यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद रेड होगा, आप यहाँ से निकल जाए। मैंने कहा जब तुम्हें पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, तो तुम्हें ये कैसे पता कि यहाँ पे रेड होगा? कहते सर मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप यहाँ से निकल जाओ। मेहरबान आदमी था, और उसने अपना पूरा तारुफ भी नहीं करवाया, लेकिन उसने मेरे 3 या 4 मरतबा रब्ता किया आज तक, और हर मरतबा एक अलग नंबर से ही रब्ता किया उसने। तो उसने कहा जी आप जहाँ है ना भाई, आप यहाँ से निकल जाए फौरन। अच्छा, मेरा एक दोस्त मेरे पास से उठकर गया था, मैंने उसी को फोन किया, मैंने कहा आजा भाई। तो वो रास्ते से वापस आ गया। मैंने अपनी गाड़ियां भी वहां छोड़ी, सब लोगों को वहां छोड़ा, और मैं उठ के वहां से उसके साथ गाड़ी में बैठ के खामोशी से, ऐसे ही बिल्कुल गैर महसूस तरीके से वो गैराज से मैं बैठ के निकला, और मैं चला गया उसके साथ। 7 मिनट के अंदर वहां पे रेड हुआ, विद इन 7 मिनट्स। यानी मुझे बाद में मेरे लोगों ने बताया कि 7 मिनट के अंदर यहाँ गिरा पड़ गया था हर तरफ से। अच्छा, उसमें बाद में जब हमने पता कराया, तो खैबर पख्तूनख्वा का एक इदारा है, उसका नाम है DSB। ये जैसे आपका पंजाब में होता है ना स्पेशल ब्रांच, या आपका इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के पास होती है एक IB टाइप की, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का कोई DSB है। ये उसके लोग उसके अंदर कुछ आइडेंटिफाई हुए। तो वहां हमें परेशानी शुरू हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया जो है, वो आपको पता है कि वो वज़ीर आला के कितने इख्तियारात हैं। वहां इख्तियारात वज़ीर आला उतने इंजॉय नहीं कर रहे जितने होने चाहिए एक वज़ीर आला के, और ज्यादातर इख्तियारात जो है एस्टैब्लिशमेंट के पास है। तो मुझे इस बात का भी आइडिया हो गया। फिर मेरे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दोस्त हैं, उनमें से मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया, उसने कहा इमरान भाई आपने हम पे भरोसा नहीं करना। मैंने कहा जी वजह क्या है? उन्होंने कहा जी हम आपको खुद फंसवा देंगे, तो आपने ये भरोसा नहीं करना कि ये खैबर पख्तूनख्वा है तो यहाँ पे आप सेफ है, यहाँ से आपने अपने आप को फिर भी महफूज रखना है। मैंने फिर अपनी लोकेशन चेंज की। तो 3-4 दफा ऐसा हुआ कि मैं अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था, और मुझे खबरें मिलती रहती थी। तो इसी शख्स ने मुझे, उसी सोर्स ने, और एक और बंदा उसने भी मुझे कंफर्म किया, एक सहाफी उन्होंने भी किया कि आपको ना ज्यादा केयरफुल रहना है। तो मैंने मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान में टाइम गुजारना शुरू किया, और थोड़े दिन पहले जो इतला मेरे पास पहुंची, वो ज्यादा खौफनाक थी। यानी वो इतना सिंपल नहीं था। यानी मुझे जिस हालत में, जिस जगह में मौजूद था, उस जगह से दूसरे पॉइंट तक जब मैं गया हूँ, तो मैं जिस तरह गया हूँ, वो आप ये समझ लें कि यानी इस हालत में निकला हूं कि मैं कोई चीज भी अपनी नहीं उठा सका, अपना सामान भी मैं नहीं ले सका। मुझे खतरा था कि अगर इस पॉइंट तक कोई पहुंच गया तो वो दूसरे पॉइंट पे भी आ जाएगा, और मुमकिन है मेरे सर पे कोई पहुंच जाए। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि तुझे अब उठाने का प्लान नहीं है, और तेरे ऊपर अटैक हो सकता है, तेरे ऊपर हमला हो सकता है, मारा जा सकता है। और उसकी जो तफसीलात है वो बड़ी घिनौनी है और बहुत अजीब चीजें हैं, जिनको मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिस्कस करते हुए भी बुरा लगता है। यानी आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? हम टैक्स देते हैं इस मुल्क में, और मैं इस मुल्क का टैक्स पेयर हूँ, इस मुल्क में मेरा घर है, इस मुल्क के अंदर जो है वो मेरी जमीन है, मैं इसको ओन करता हूँ, इसके एक एक पहाड़ को, इसकी एक एक वादी को, इसके एक एक इलाके को, एक एक चप्पे को। मैं मालिक हूँ इस मुल्क का, और मेरी तरह 25 करोड़ और मालिक हैं इस मुल्क के। तो इस मुल्क के अंदर जहां पे हम टैक्स देते हैं, वहां पे जिनको टैक्स देते हैं वो हमें क्या मारने की कोशिश कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहा। और जो मेरे सोर्स ने मुझे कहा, उससे मिलती जुलती चीजें मैंने ग्राउंड पे, मुझे रिपोर्ट्स भी मिली। तो उसके बाद फिर मैंने ये फैसला किया कि अब मैं, जब तक ये चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती या मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं इस सिस्टम के साथ, जो पहले मैं कर रहा था कॉपरेशन के, मैं हर अदालत में पेश हो जाता था, हर जगह पे आ जाता था, जो मुझे कहता था मुलाकात करने में, मुलाकात भी कर देता था। तो मैं इन चीजों से अब गुरेज करूंगा, और जब तक हो सकेगा मैं अपना काम करता रहूंगा। नाज़रीन मुकराम, ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी तफसीलात जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।